नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोरस। अभी हम खनिज लवण देख रहे हैं, तो खनिज लवण में हम देख चुके हैं कि कैल्शियम क्या होता है। सेकेंड हमने देखा था फास्फोरस। तो आज हम जानेंगे कि फास्फोरस क्या है और ये कहाँ पे उपस्थित होता है हमारी बॉडी में। अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस 1% फास्फोरस मानव शरीर में होता है। और ये किस रूप में उपस्थित रहता है। फास्फोरस जो होता है वो ह्यूमंस के बॉडी में फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। फास्फेट के रूप में हड्डियों में, दांतों में उपस्थित रहता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हमने देखा था कि जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस एक दूसरे के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगर ये एक दूसरे के अवशोषण में वे सहायक होते हैं तो इन तीनों का जो स्थान होगा हमारी बॉडी में वो साथ साथ होगा। तो ये हड्डियों में पाया जाता है। हमने देखा था कैल्शियम भी हड्डियों में पाया जाता है और फास्फोरस भी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। अगर हम फास्फोरस के रूप देखें, फास्फोरस कितने रूप में होता है। एक अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक हमने देखा था खनिज लवण होते हैं। और एक कार्बनिक होता है। कार्बनिक क्या होता है? वसा होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और जल कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। जो फास्फोरस होता है वो अकार्बनिक के साथ 80 से 85% रहता है और कार्बन के साथ ही 15 से 20% तक रहता है। अकार्बनिक हमने देखा था कि खनिज लवण होते हैं। जब फास्फोरस कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर रहेगा फास्फोरस, तो तभी हमारे हड्डियों में एवं दांतों में उपस्थित रहता है। ठीक है, दांतों में उपस्थित रहेगा। सोडियम एवं पोटेशियम के साथ मिलकर रहेगा। जब पोटेशियम फॉस्फेट, ये हमारे तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। ठीक है, तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। अकार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक होते हैं खनिज लवण, अकार्बनिक हम बोलते हैं। तो जो खनिज लवणों के साथ जब मिलके फास्फोरस रहेगा, फास्फोरस भी खनिज लवण के अंतर्गत ही आता है। जब खनिज लवणों के साथ मिलके फास्फोरस रहेगा तो ये कैल्शियम के साथ जब मिलेगा फॉस्फेट तो ये हड्डियों में, दांतों में उपस्थित रहता है। और सोडियम और पोटेशियम फास्फेट जब मिलेंगे तो तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। लेकिन जब फास्फोरस कार्बनिक तत्वों के साथ मिलके रहते हैं, कार्बनिक तत्व हमने देखा था वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और जल है। जब फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलके रहता है तो तभी क्या बनाता है? तभी फास्फो न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, और जब फास्फोरस वसा के साथ मिलके रहता है तो तभी क्या बनाता है? फास्फोलिपिड बनाता है। फास्फोलिपिड, फास्फो क्या है? फास्फोरस है और लिपिड क्या होता है? वसा होता है। तो जब ये वसा के साथ मिलके रहेगा कार्बनिक तत्वों के साथ तो फास्फोलिपिड बनाएगा और प्रोटीन के साथ मिलके रहेगा तो फास्फोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ये तो हमने देख लिया कि फास्फोरस के रूप कितने होते हैं। ये एक तो ये अकार्बनिक होता है, सेकेंड ये कार्बनिक होता है। अकार्बनिक के 80 से 85% होता है, कार्बनिक में 15 से 20% रहता है। और अकार्बनिक में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जब मिलता है तो हमारे हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट के साथ जब मिलता है तो हमारे तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। कार्बनिक 15 से 20% पाया जाता है और कार्बनिक तत्वों के साथ जब भी मिलके रहता है, प्रोटीन के साथ मिलके रहेगा तो फास्फोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है, वसा के साथ मिलके रहता है तो फास्फोलिपिड बनाता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के साथ ही मिलके रहेगा तो हेक्सोस फास्फेट बनाता है। जब फास्फोरस कार्बनिक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके रहेगा तो ये क्या बनाएगा?
हेक्सोज फास्फेट बनाता है, फास्फेट बनाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फास्फोरस की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है। फास्फोरस की प्राप्ति की अगर बात करी जाए तो हमें दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, मांस, मछली और तिल से हमें प्राप्त होता है। और हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट पे हम कैल्शियम भी हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है, कैल्शियम के साथ मिलके ही फास्फोरस रहता है। तो जो कैल्शियम में हमने देखा था कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मांस, मछली, तिल, जिसमें कैल्शियम पाया जाएगा उसी में फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस के कार्य क्या है हमारी बॉडी में, ये देखेंगे। फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है। निर्माण में सहायक होता है का फास्फोरस। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, विटामिन डी के अवशोषण में सहायक होता है। अगर जब हमारी बॉडी में फास्फोरस की कमी होगी तो हमें कैल्शियम के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो फास्फोरस की भी कमी होगी। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। फास्फोरस अम्ल और क्षार के संतुलन में सहायक होता है। कैल्शियम और जब फास्फोरस मिलते हैं जब आपस में मिलते हैं तो ये कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं, फॉस्फेट बनाते हैं। फास्फोरस पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। कोशिकाओं के विकास में सहायक होता है फास्फोरस। और मस्तिष्क क्रियाविधि में सहायक होता है। अगर फास्फोरस के कार्य की बात करें तो फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, अम्ल एवं क्षार के संतुलन बनाने में सहायक होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जब आपस में मिलते हैं तो ये कैल्शियम और फास्फोरस जब आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। पौष्टिक तत्वों के परिवहन में यह आवश्यक होता है और कोशिकाओं के विकास में सहायक होता है। मस्तिष्क क्रियाविधि में भी हमारा जो फास्फोरस होता है वो आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है वो कितना होता है। मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें अगर शिशुओं में देखें तो प्रौढ़ों में और गर्भवती में। ठीक है, अगर शिशुओं की बात करें कैल्शियम, फास्फोरस, शिशुओं में जो फास्फोरस होता है ये 1:1 होता है, 1:1 होता है शिशु में। और प्रौढ़ों में देखी जाए तो ये 1:2 होता है, 1:2 होता है। और गर्भवती में भी जो फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात होता है, कैल्शियम भी 1 ही रहेगा और फास्फोरस भी 1 ही रहेगा, तो इसका जो अनुपात होगा 1:1 होगा। फास्फोरस भी 1 ही रहेगा और जो कैल्शियम है वो भी 1 ही रहेगा। तो जो मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है वो इस प्रकार से होता है। शिशु में 1:1 होता है, प्रौढ़ों में 1:2 होता है
और गर्भवती में 1:1 जो होता है फास्फोरस उपस्थित रहता है। अब हम देखेंगे कि फास्फोरस की कमी के क्या प्रभाव होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर फास्फोरस की कमी की बात करें तो जिसको भी फास्फोरस की कमी हुई है उसको भूख न लगना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। थकावट होगी और हड्डियों से इन दांतों से फास्फोरस, दांतों कमज़ोर होने लगेंगे, हड्डियों एवं दांतों जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे। उनमें जो कैल्सिफिकेशंस की प्रक्रिया होगी, हड्डियों एवं दांतों में कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, हमारी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का जोड़ना, ये कैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो जो कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो रुक जाएगी और डिकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है कैल्शियम की कमी से और अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। अस्थियों में विकार उत्पन्न हमने देखा था कि अस्थियों की बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टिटेनी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें भी कैल्शियम की फास्फोरस की कमी हुई है। अगर फास्फोरस की कमी हुई है इसका मतलब है कि कैल्शियम की भी कमी हो रही है बॉडी में। फास्फोरस का अगर हम संग्रह की बात करते हैं, इसका संग्रह कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में, हड्डियों और दांतों में होता है इसका संग्रह। 80% जो फास्फोरस होता है ये 80% हड्डियों और दांतों में इसका स्टोरेज होता है और जो 20% होता है, 20% भाग जो होता है वो कोशिकाओं में चला जाता है। 20% भाग कोशिकाओं में स्टोरेज होता है और इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। फास्फोरस का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो फास्फोरस का अवशोषण होता है वो 10 से 40% के आसपास होता है और जो बाकी बच जाता है वो किडनी के माध्यम से मूत्र से विसर्जित हो जाता है। ठीक है, जो बाकी बच जाता है वो हमारी किडनियों में चला जाता है और किडनियों में जाने के बाद वहीं पे हमारा जो यूरिन होता है वो बनता है, तो उसी के माध्यम से शरीर से बाहर होकर विसर्जित हो जाता है फास्फोरस। तो हमने देख लिया कि फास्फोरस क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।